नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने इंडियन ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, जहां हम भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। और पहला जो टॉपिक है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आखिरकार उच्चावच्य क्या होते हैं, रिलीफ क्या होता है। हमने तीन प्रकार के उच्चावचों की चर्चा की थी, तीन ऑर्डर देखे थे हमने रिलीफ के। फिर हमने ये भी देखा था कि दुनिया भर में जो पर्वत, पठार, मैदान है, आखिरकार इनका निर्माण कैसे हुआ। तीन अलग अलग थ्योरी की हमने चर्चा की थी। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रेजेंट किया था। हैरी हेस और दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रेजेंट किया। और कोबर, जो कि ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक भूसन्नति का सिद्धांत दिया था, जियोसिंक्लाइन की थ्योरी दी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा भूगर्भीय सफर तय किया है, एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल जर्नी इंडिया ने की है, क्योंकि एक समय भारत मकर रेखा के नीचे आता था और आज भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो बहुत इस बड़े से सफर में भारत में अलग अलग स्थल आकृतियों का निर्माण हुआ। इस पूरी जर्नी में इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ बनते चले गए। दक्कन का पठार देखने मिलता है, हमें पश्चिमी पूर्वी घाट देखने के लिए मिलते हैं। और जब यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई तो हमें दोस्तों हिमालय पर्वत मिला। वहां से जो नदियां आई, उन्होंने मैदानों का निर्माण किया। तो इस तरह कल हमने ओवरऑल ये समझा था कि भारत में कुल 6 भौतिक प्रदेश हैं। इंडिया को टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला आती है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की रेंजेस आती हैं, गंगा का मैदान या नदर्न प्लेन आता है, मरुस्थल डेजर्ट आता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू आता है, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन आते हैं और द्वीप अर्थात आइलैंड्स आते हैं। अब आज की क्लास में हमारे दूसरे टॉपिक की चर्चा हमें करना है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की रेंजेस। बेसिकली दोस्तों इसी को हम हिमालय पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी हम 8 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। किस तरह से? तो सबसे पहले तो हमें चर्चा करनी होगी पर्वतों के प्रकारों की। टाइप्स ऑफ माउंटेन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार मैं कुछ शब्द आपके सामने बोलूंगा कि पर्वत, पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत। तो इन सब के मीनिंग बड़े स्पष्ट होने चाहिए, इनका अर्थ बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों सामान्य परिचय की। यहां हम हिमालय पर्वत के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हिमालय के डायमेंशन किस प्रकार के हैं, हिमालय की लोकेशन कहाँ पर है, सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक क्या है। ये सब बेसिक बेसिक बातें हम हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। यहां हमें दो थ्योरी के ऊपर चर्चा करनी है। एक तो हमें बात करनी है कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी के बारे में, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में, और फिर हम चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। ठीक है, दोनों के बीच में हम अवसादों की बात करेंगे, हम सेडिमेंट को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके सबसे बड़े हिस्से पर आएंगे, जहां हमें हिमालय का वर्गीकरण देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय की चर्चा करनी है। अब दो प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण होता है, एक तो पर्वतों के आधार पर, माउंटेन रेंजेस के हिसाब से, तो ये 4 प्रकार दिखाई देंगे आपको, और दूसरा होता है नदियों के हिसाब से, रिवर के हिसाब से। तो हम दोनों तरीके से हिमालय के डिवीजन को देखेंगे। मेक श्योर
कि आपके पास मैप हो, क्योंकि अगर मैप नहीं होगा तो मैप के लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप खुद से बना लीजिए, पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप मार्केट जाइए और मार्केट से 10 इंडिया के पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, और 10 फिजिकल मैप अर्थात भौतिक मानचित्र लेकर के आ जाइए। पॉलिटिकल मैप का मतलब है जिसमें राज्यों की सीमाएं दी हुई होती हैं, स्टेट की बाउंड्री दी हुई होती हैं, और फिजिकल मैप में पूरा एक ब्लैंक मैप होता है, बस भारत में आउटलाइन दिखाई देती है। तो ये मैप आप रख लीजिए, क्योंकि ये पूरे टॉपिक हम मैप पर पढ़ेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम हिमालय के हिमनदों की चर्चा करेंगे, ग्लेशियर को हम डिस्कस करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। सियाचिन के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, हमने पहले अध्याय में डिस्कस किया था। मुझे बताइए कि सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। फिर हम हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे, मेजर पासेस की हम चर्चा करेंगे कि हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, प्रश्न आते हैं, मैप में बनाएंगे। हिमालय के मुख्य शिखर चोटियों की बात करेंगे कि टॉप 10 पीक कौन सी हैं हिमालय की। ऑल्दो हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे हिमालय की चोटियां, पर यहाँ हम टॉप 10 के बारे में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे उन चोटियों के बारे में, वहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और आखिरी में हम अन्य तथ्य, कुछ अदर फैक्ट पढ़ेंगे, और फिर दोस्तों हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हिमालय माउंटेन के बारे में, हिमालय पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, क्लियर। तो ये दोस्तों हमारे पूरे टॉपिक का एक आउटलाइन है कि किस तरह से हम हिमालय माउंटेन को पढ़ने वाले हैं, या हमारी अप्रोच क्या होगी हिमालय को लेकर के। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम पर्वत के प्रकारों की चर्चा करते हैं। अब पहला सवाल पर्वत के प्रकार पढ़ने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आखिर हम पर्वत किसे कहते हैं, सर माउंटेन की डेफिनेशन क्या होती है। तो याद रखना दोस्तों, पर्वत एक ऐसी स्थल आकृति है, एक ऐसा रिलीफ होता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सामान्यतः 600 मीटर की होती है, जो सी लेवल से जनरली 600 मीटर अबव होता है। दूसरी बात, पर्वत की जो ढाल होते हैं, पर्वत के जो स्लोप होते हैं, वो बहुत खड़े ढाल होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं दोस्तों। और तीसरी बात इसमें याद रखना है कि इसका जो शिखर होता है, अर्थात पर्वत का जो टॉप हिस्सा होता है, वो शंकु आकार का होता है या शंकु नुमा होता है, वो कॉनिफॉरस टाइप दिखाई देता है, कॉन शेप का दिखाई देता है, और ये आकृति बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है दोस्तों। तो ऐसी स्थल आकृति को हम पर्वत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर ओशन है, और यहां अगर हम एक पर्वत बनाएं तो पर्वत कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है। जब भी आप पर्वत देखेंगे, अब आप देखिए, तो अगर आप इसका ढाल देखेंगे तो ढाल कितना सीधा है, इसका स्लोप कितना ज्यादा सीधा है। और दूसरी बात, इसका जो शिखर है वो आपको कोनीफेरस दिखाई देगा, और ये बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं, और ये हमारा स्थलीय भाग है, और ये समुद्र तल है। तो ये जनरली 600 मीटर से ऊंचे होते हैं, 600 मीटर से अबव होते हैं, और हाईएस्ट तो आप जानते ही हैं कि 8,848 मीटर तक चले जाते हैं माउंट एवरेस्ट। अब तो 2 मीटर और बढ़ गया है, चर्चा करेंगे उसके बारे में भी हम। तो ये पर्वतों की परिभाषा है दोस्तों, कि एक पर्वत को आखिरकार आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब दो शब्द आपने और सुने होंगे, एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, पर्वत श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में इसे माउंटेन रेंज कहा जाता है, इंग्लिश में इसे माउंटेन रेंज कहते हैं। और दूसरा शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, पर्वत माला। ठीक है, हिंदी में इसके लिए शब्द बदल जाता है, पर इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द होता है, माउंटेन चेन। अब इन दो शब्दों में क्या अंतर है, इस बात को समझिए। देखिए दोस्तों, माउंटेन रेंज का मतलब होता है पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह, ग्रुप ऑफ माउंटेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप
ऑफ माउंटेन। लेकिन कैसे पर्वत? ऐसे पर्वत जो एक समय में निर्मित हुए हों, जो एक पर्टिकुलर टाइम में बने हो। जबकि पर्वतमाला का मतलब भी होता है पर्वतों का समूह, ग्रुप ऑफ माउंटेन। लेकिन इसमें जो पर्वत होते हैं वो अलग अलग समय में भी बन सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में भी बन सकते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझो तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो दोस्तों, जब आप हिमालय पर्वत का अध्ययन करते हैं, हिमालय माउंटेन को आप पढ़ते हैं, तो हिमालय को आप पर्वतमाला कहते हैं। लेकिन हिमालय के अंदर ही कुछ हिस्से हैं, जैसे आप कहते हो काराकोरम श्रेणी, इंग्लिश में आप इसे कहते हो काराकोरम रेंज। फिर एक शब्द आप बोलते हो शिवालिक श्रेणी, इंग्लिश में आप कहते हो शिवालिक रेंज। तो इसका मतलब क्या है? हिमालय को आप हिमालय पर्वतमाला इसलिए बोलते हो, हिमालय को माउंटेन चेन इसलिए बोलते हो क्योंकि हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं और वो अलग अलग समय पर बने हैं। जैसे हिमालय को जनरली हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे पहले बना, फिर ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद लेसर हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो ये जब चारों को एक साथ मिलाकर के बोलोगे तो ये अलग अलग टाइम में बने हैं, तो इनको आप बोलते हो हिमालय पर्वतमाला, हिमालय माउंटेन चेन। लेकिन जब आप इंग्लिश में एक एक पार्ट को पढ़ते हो तो आप कहते हो काराकोरम रेंज। इसका मतलब काराकोरम रेंज में जितने भी पर्वत हैं वो सभी एक समय पर बने हुए। या फिर शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी में जितने भी पर्वत आएंगे वो एक समय पर बने हुए हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जो कई बार मतलब काम आ जाता है, जिस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 शब्द आपके दिमाग में क्लियर हुए होंगे कि पर्वत क्या है, दूसरा पर्वत श्रेणी अर्थात माउंटेन रेंज क्या होती है, और तीसरा जो शब्द है दोस्तों वो पर्वत श्रृंखला अर्थात माउंटेन चेन का मतलब क्या है। अब आप ये समझिए कि ये जो पर्वत हैं इनके प्रकार कितने हैं। तो देखो, पर्वतों को 2 तरीके से आप बांट सकते हो। एक, आयु के हिसाब से पर्वत बांटे जाते हैं, एज के हिसाब से पर्वतों का विभाजन किया जाता है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। और दूसरा तरीका होता है उत्पत्ति के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उत्पत्ति के हिसाब से 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। एक होता है वलित पर्वत जिसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, दूसरे ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन, तीसरे भ्रंश या भ्रंशोत पर्वत जिन्हें ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, और चौथे होते हैं अवशिष्ट पर्वत जिन्हें रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। तो अब हम एक एक करके इन 4 पर्वतों को समझेंगे, ये बनते कैसे हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट इसके प्रमुख जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से पर्वत हैं और वो किन देशों में स्थित हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों वलित पर्वत के बारे में, फोल्ड माउंटेन के बारे में। अब एक बात जो नाम से इंग्लिश में आपको समझ में आ रही है कि कुछ चीज फोल्ड हो रही है, कोई चीज मुड़ रही है, तभी इसका निर्माण हो रहा है। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है इस बात को समझिए। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में एक सिद्धांत पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि जो पृथ्वी पर अलग अलग प्लेटें हैं, जो अलग अलग प्लेटें हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। अब इसको ऐसे मानिए दोस्तों कि मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, इसको हम एग्जाम्पल देते हैं ए प्लेट, और ये हमारी हो गई साहब बी प्लेट। अब ये 2 प्लेटें जब आगे की ओर आएंगी और जब ये आपस में टकराएंगी तो कहानी कुछ ऐसी बनती है दोस्तों कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक जो बीच का हिस्सा है वो ऐसे उठ जाता है, और इसी से दोस्तों वलित पर्वत का निर्माण होता है, इसी से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे पर्वत, ऐसे सभी पर्वत
जिनका निर्माण दो प्लेटों के टकराने से होता है। और अगर थोड़ा और स्पेसिफिक जाएंगे तो कल हमने पढ़ा था गतियों के बारे में, प्लेट की गति हमने पढ़ी थी और एक गति हमने पढ़ी थी अपसारी गति। ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, कल की क्लास में हमने प्लेटों की जब गतियां पढ़ी थी तो वहां हमने एक गति पढ़ी थी जिसका नाम अभिसारी गति, कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो जब प्लेटें एक दूसरे की ओर या जब प्लेटें अभिसारी गति करती हैं अर्थात कन्वर्जेंट मूवमेंट करती हैं तो उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे, इसको जरा देखिए। देखिए, एक प्लेट ये है जो आपको दिखाई दे रही है और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों कन्वर्जेंट मूवमेंट कर रहे हैं, ये दोनों अभिसारी गति कर रहे हैं। अभिसारी गति का मतलब क्या है, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। तो जब ये दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं तो यहां एक बीच में पर्वत बन जा रहा है, तो ये वलित पर्वत होगा। एक और उदाहरण के द्वारा समझिए, एंडीज पर्वत का उदाहरण है। तो यहां पर एक प्लेट आकर के मिली, यहां पर एक प्लेट आकर के मिली। अब इसको उदाहरण से समझो। तो जो वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, इसके तीन चार अच्छे उदाहरण हैं। इसका पहला एक उदाहरण है दोस्तों एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन, ये कहां पर है तो याद रखिएगा, ये साउथ अमेरिका में है, ये दक्षिण अमेरिका में है। तो पता है एंडीज पर्वत कैसे बना, तो यहां पर एक साउथ अमेरिकन प्लेट है दोस्तों, जिसे हम साउथ अमेरिकन प्लेट है, और यहां एक प्लेट है और इस प्लेट को कहा जाता है नाजका प्लेट। नाजका प्लेट, नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रहे थे, मतलब ये कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा था, अभी सारी गति हो रही थी। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराईं तो यहां पर साउथ अमेरिका में एक पर्वत का निर्माण हुआ और इस पर्वत को कहा जाता है एंडीज पर्वत। तो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे जो कहते हैं ना लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन है, दुनिया का सबसे लंबा वलित पर्वत है। ऐसे ही दोस्तों एक और पर्वत है जिसे रॉकी माउंटेन कहा जाता है या इंग्लिश में रॉकीज पर्वत कहा जाता है, और ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है। अभी मैं दिखाऊंगा मैप में, पहले कंसेप्ट समझ लो। तो इसमें भी कहानी कुछ ऐसी ही हुई। यहां पर एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यहां एक प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका। जुआन डी फूका प्लेट। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराईं तो यहां पर रॉकी नाम का एक माउंटेन बन गया। तीसरा मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण है हिमालय माउंटेन, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो हिमालय माउंटेन कैसे बना, तो यहां पर एक प्लेट है और ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट, और यहां पर एक प्लेट है इंडियन प्लेट। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहां बीच में हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह दोस्तों यूरोप में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स। आल्प्स माउंटेन। तो आल्प्स पर्वत कैसे बना, तो यहां पर यूरेशियन प्लेट है और यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो अफ्रीकन प्लेट है। जब अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहां आल्प्स माउंटेन बना। अब ये सारी चीजों में अभी मैप में दिखा रहा हूं, पहले बस ये बेसिक बातें याद रखना कि ये सारी चीजों में ये चार पर्वतों के नाम याद रख लो। हिमालय जो एशिया में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है और आल्प्स पर्वत यूरोप में है। और ये चारों के चारों वलित पर्वत हैं, ये चारों के चारों फोल्ड माउंटेन है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर होती है तो अत्यधिक दबाव से जो बीच में चट्टान और मलबा होते हैं उनका कंप्रेशन हो जाता है और इसकी वजह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। और एक और याद रखना, कौन सी गति होती है, तो ये भी बताइएगा कि साहब कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, हिंदी में अभिसारी गति होती है प्लेटों की, तब ये माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है,
चलो, अब इसको जरा मैप की सहायता से, पहले ये वाला मैप देखो जो हमने कल डिस्कस किया था, जहां हमने अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों को देखा था। अब आपको क्लियर दिखेगा। देखो साहब, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, दिख रही है, मैं उम्मीद करता हूं ये वाला हिस्सा साउथ अमेरिकन प्लेट का हिस्सा है। ओके, ये वाला जो हिस्सा है, और ये देखिए नाजका प्लेट है। अभी मैं आपको उस डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं कि ये महाद्वीप और महासागरीय, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो ये प्लेट इस तरह गति कर रही है, ये प्लेट इस तरह गति कर रही है, और ये प्लेट इस तरह गति कर रही है, अर्थात कन्वर्जेंट मूवमेंट है। तो जब ये प्लेट आपस में टकराई तो यहां दोस्तों एक पर्वत श्रेणी बन गई इस तरीके से, और इसी पर्वत श्रेणी को हम एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके से एंडीज माउंटेन रेंज बनी। अब यहां देखो, एक आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिख रही है, और यहां देखो जुआन डी फूका प्लेट दिख रही है। अगेन ये इस तरह गति कर रही है साहब, और ये इस तरह गति कर रही है। तो जब ये दोनों आपस में टकराई तो यहां पर दोस्तों रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हो गया, रॉकी माउंटेन रेंज बन गई। इंडिया वाले हिस्से में आ जाओ, तो ये इंडियन प्लेट है और यहाँ यूरेशियन प्लेट है। ये इस तरह गति कर रही है, इंडियन प्लेट इस तरह गति कर रही है। जब ये दोनों मिले तो यहाँ पर एक वलित पर्वत बन गया, जिसे दोस्तों हम हिमालय माउंटेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आप देखिए, तो ये अफ्रीकन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये इस तरह गति कर रहा है यहाँ पर। तो जब ये दोनों मिले तो यहाँ आल्प्स नाम के पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये कुछ पर्वत हैं जो इस तरह इन प्लेटों के मिलने से बने हैं। मेक श्योर कि मैप में देखने के बाद अब ये चीजें बड़ी क्लियर हो जाए, और पर्वतों के नाम तो मैं उम्मीद करता हूं आप नहीं भूलेंगे। फिर भी मैं एक बार मैप में भी आपको पर्वत दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रॉकी है जो नॉर्थ अमेरिका में है, ये एंडीज है जो साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर आप आएंगे तो आल्प्स पर्वत दिखाई देगा दोस्तों। ये पायरेनीज माउंटेन है जो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। काकेकस पर्वत दिखाई देगा, ठीक है। हिमालय माउंटेन यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह के कुछ पर्वत आपको दिखाई देंगे, और जितने भी ये पीले कलर से पर्वत दिखाई दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे वलित पर्वत हैं। तो चाहे वो रॉकी की बात हो, एंडीज की बात हो, पायरेनीज की बात हो, विशुवियस की बात हो, ठीक है, एटलस माउंटेन, आल्प्स माउंटेन, काकेकस, हिमालय, ये सारे कैसे पर्वत हैं दोस्तों। तो ये सारे विशुवियस तो एक वोल्केनो है। तो ये सारे पर्वत जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन है, वो युवा बलित पर्वत है। मतलब इनका निर्माण हाल ही के समय में हुआ है, और हिमालय सबसे युवा पर्वत माना जाता है, और लगातार हिमालय की हाइट बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार वलित पर्वत क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वलित पर्वत के बाद अगला पर्वत है भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तो ये सारे पर्वत कहीं ना कहीं अंतरजात बलों से जुड़े हुए हैं, तभी हम इन्हें द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कहते हैं। चूंकि ये सभी एंडोजेनेटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, तभी हम इन्हें सेकंड ऑर्डर के रिलीफ कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन किस तरह बनता है, भ्रंश पर्वत कैसे बनता है, तो ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी चट्टान है, इसको हमने चट्टान मान लिया, प्लेट की जगह हम इसे चट्टान मान रहे हैं। अब पहले इसमें क्रैक आएगा। क्रैक किस तरीके से आएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें क्रैक दिखाई देगा। ठीक है, एक हिस्सा हो गया ए, एक हिस्सा हो गया बी, और एक हिस्सा हो गया सी। अब ये क्रैक क्यों आ रहे हैं, ये क्रैक आ रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के नीचे लगातार मेंटल में हलचल हो रही है, लगातार मेंटल में कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर कुछ समय के बाद आपने देखा कि साहब ये जो है ये तीन हिस्सों में टूट गया है। एक यहां पर इस तरह कुछ आपको चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब ये आपका ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्सा है, और ये सी वाला हिस्सा है। तो यहां पर देखिए एक इलाका धंस चुका है दोस्तों, नीचे की ओर धंस गया है। तो ये जो दो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं ए और सी, इन्हें हम भ्रंश पर्वत कहते हैं दोस्तों। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और ये जो बी वाला इलाका है जो नीचे धंस गया है, इसे हम
रिफ्ट वैली का नाम देते हैं, इसे दोस्तों हम भ्रंश घाटी का नाम देते हैं। इसे दोस्तों जब जनरली ये इस ग्रुप में पाए जाते हैं, इस ऑर्डर में पाए जाते हैं, तो वो हिस्सा जो नीचे धंस गया है इसे ग्रैबन कहा जाता है, ग्रैबन कहा जाता है। और जो हिस्से ऊपर उठे हुए हैं इन्हें हॉर्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार यह सवाल भी पूछ लिया जाए कि ग्रैबन और होस्ट क्या है, तो जो नीचे धंसा हुआ इलाका है जिसे हम रिफ्ट वैली बोल रहे हैं वो ग्रैबन है, जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है वो होस्ट कहलाता है दोस्तों। तो इस तरह से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। सर ये पर्वत किस प्रकार की गति से बनते हैं, तो ये जनरली दो प्रकार की गतियों से बनते हैं सामान्यतः। सबसे ज्यादा बनते हैं दोस्तों ये डाइवर्जेंट मूवमेंट से, अर्थात प्लेटों की अपसारी गति से। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। हालांकि ट्रांसफर मूवमेंट अर्थात रूपांतरित गति से भी इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो सकता है। अब इसके उदाहरण क्या हैं, तो ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण देखिएगा साहब। तो इसका एक उदाहरण है सिएरा नेवेदा। प्लीज याद रखना यह सवाल पूछा जाता है कि सिएरा नेवेदा कहाँ है, तो याद रखेंगे कि ये अमेरिका में स्थित है। मैप देखिए तो अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन दिखाई देगा, यहाँ अपलेशियन पर्वत दिखाई देगा, ये नाम याद करते जाइए जितने आ रहे हैं। और यहाँ आप देखिए तो जो कैलिफोर्निया वाला इलाका है यहाँ आपको सिएरा नेवेदा पर्वत दिखाई देगा। दूसरा उदाहरण भारत में है सतपुड़ा और विंध्याचल। बहुत अच्छा उदाहरण है ग्रैबन और होस्ट का। मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, और बीच में आप देखेंगे तो नर्मदा की भ्रंश घाटी दिखाई देगी या नर्मदा सोन की रिफ्ट वैली दिखाई देगी। तो सतपुड़ा और विंध्याचल भारत में आते हैं दोस्तों। फिर एक है वास जेस पर्वत, ये फ्रांस में आता है, वास जेस माउंटेन। ये याद रखना, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में आता है दोस्तों। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये जर्मनी वाले इलाके में आता है। देखो यहां पर दिखाई देगा, ये जर्मनी का इलाका है और जर्मनी में आप देखेंगे यहां पर फ्रांस के पास ही आपको दिखाई देगा, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दिखाई देगा। ओके, और एक है सॉल्ट रेंज, ये पाकिस्तान वाले इलाके में आती है। तो ये सभी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं, ये सभी भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान है कि पृथ्वी के अंतर्जात बल में जब स्थल खंड का एक भाग ऊपर उठ जाए और एक नीचे हो जाए तो इससे भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है, इससे ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। बेसिक सी कहानी है। ये चट्टान है, इसका एक हिस्सा नीचे आ जाएगा, दो हिस्से ऊपर रहेंगे, या एक हिस्सा ऊपर रहेगा, एक नीचे एक ऊपर। तो जो हिस्सा ऊपर है वो पर्वत, जो हिस्सा नीचे है वो वैली। सिंपल सी बात है। ठीक है, पर्वतों के नाम प्लीज याद रखना कि सिएरा नेवेदा अमेरिका में है, वासजेस फ्रांस में आता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, और जो सॉल्ट रेंज है दोस्तों वो पाकिस्तान वाले इलाके में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है ज्वालामुखी पर्वत, अगला है वॉल्केनिक माउंटेन। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कोई चीज है जो ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है। अब देखो साहब, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर, मतलब ये हमारी क्रस्ट है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि सबसे ऊपरी जो हिस्सा है पृथ्वी का जहां हम रहते हैं वो क्रस्ट है, और क्रस्ट के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा है पृथ्वी का जिसे दोस्तों हम मेंटल कहते हैं। और ये जो मेंटल वाला इलाका है इसमें बेसिकली मैग्मा पाया जाता है, और मैग्मा का मतलब है मेल्टेड रॉक, अर्थात पिघली हुई चट्टानें। अब ये जो मैग्मा है ये लगातार बाहर आना चाहता है, क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी का नेचर ही होता है कि वो अपने आप को रिलीज करना चाहती है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहां से बाहर आना चाहती है। तो क्रस्ट में कहीं ना कहीं कमजोर हिस्से मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्रस्ट का कमजोर हिस्सा है, तो यहां से क्या होगा साहब, यहां से बहुत तेज गति से, बहुत स्पीड से
मैग्मा बाहर आएगा। और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इसी को हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, बहुत सिंपल भाषा में। अब क्या होगा कि जब ये पिघली हुई चट्टानें बाहर आती हैं, तो है तो चट्टानें ही दोस्तों, तो जब ये चट्टानें बाहर आएंगी तो ये ठंडा होना शुरू हो जाएंगी, और ठंडा होकर के ये दो ही चीजें बनाएंगी, या तो किसी पठार का निर्माण कर देंगी या फिर ये पर्वत का निर्माण करेंगे। अब हमने कल ये बात समझी थी, अगर कल का डिस्कशन आपको याद है, कि जब ये लावा, अच्छा मैग्मा, और मैग्मा जब बाहर आ जाता है पृथ्वी पर तो उसे लावा कहा जाता है। तो हमने देखा था कि ये लावा दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिडिक और दूसरा होता है बेसिक, अर्थात अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो जो एसिडिक लावा होता है दोस्तों, ये बहुत जल्दी जम जाता है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है, और इसकी वजह से सामान्यतः पर्वतों का ही निर्माण होता है। देखो ये जरूरी नहीं है कि बेसिक से कभी पर्वत नहीं बन सकते, क्योंकि बेसिक लावा अगर मान लीजिए समुद्र में है तो वहां तो पर्वत बन ही जाएंगे ना समुद्र के अंदर, क्योंकि ठंडा जल्दी होगा। लेकिन जब बाहर होता है पृथ्वी पर, तो बेसिक लावा पर्वत नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो पतला लावा है, तो वो फैलेगा दूर दूर तक जा करके। लेकिन अम्लीय लावा क्या करेगा, जैसे मान लो इस तरीके से एग्जांपल समझो कि यहां पर हमारी ये पृथ्वी है, तो ये हमारी पृथ्वी है, यहां पर ज्वालामुखी फटा, इस तरीके से यहां ज्वालामुखी निकला, तो अब क्या होगा, पहले लावा यहां आएगा, कुछ लावा यहां आएगा, फिर लावा यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहां एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा, और ऐसे पर्वत को हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ऐसे पर्वत को हम ज्वालामुखी पर्वत का नाम देते हैं। भारत में भी ऐसे पर्वत हैं, बाकी दुनिया में ज्वालामुखी पर्वतों की भरमार है दोस्तों। एग्जाम्पल समझिएगा कि वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्यूजियामा, जो जापान में स्थित है, पोपा पर्वत जो कि म्यांमार में स्थित है, हवाई द्वीप समूह जो मोनोलोआ पर्वत पर है, अमेरिका में ये क्षारीय है क्योंकि ये पानी के अंदर है, ओजस डेल सेलेडो, एकांकागुआ और कोटापैक्सी, ये तीनों ही साउथ अमेरिका में हैं, ये तीनों ही दक्षिण अमेरिका में आते हैं। दक्षिण अमेरिका का मैप देखोगे तो यहाँ आपको एकांकागुआ, कोटापैक्सी, ओजस डेल सेलाडो, ये सभी पर्वत दिखाई देंगे, और ये एंडीज माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है। इंडोनेशिया में भी आपको बहुत पर्वत दिखाई देंगे, जैसे क्राकाटोआ, ठीक है, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, तो क्राकाटोआ दिखाई देगा। भारत में आओगे तो बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, यहां भी आपको चीजें दिखाई देंगी। फ्यूजियामा आपको जापान में दिखाई देगा दोस्तों। तो ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, ऐसे पर्वत जो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनते हैं, उन्हें हम ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। क्लियर? देख लीजिए परिभाषा, पृथ्वी के आंतरिक बल हैं, उसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होगा, और ये क्षार, और देखो ये जरूरी नहीं हर बार, पर सामान्यतः ये पठार बनाता है और ये पर्वत बनाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, फिर हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हम चौथे पर्वत की चर्चा करते हैं, और चौथे और आखिरी नंबर पर आते हैं अवशिष्ट पर्वत, जिन्हें इंग्लिश में रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। देखो दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत यहाँ पर एक ऐसे पर्वत हैं जो बहिर्जात अर्थात एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से बनते हैं। ये सामान्यतः बहिर्जात शक्तियों की वजह से बनते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक्सोजेनेटिक फोर्स में सामान्यतः तीन चीजें आती हैं। एक तो इसमें वेदरिंग, अपक्षय आता है, दूसरा इरोजन अर्थात अपर्दन आता है, और तीसरा इसमें डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण आता है। और ये तीन चीजें हम बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। अब वही बात है जो कल हमने डिस्कस की थी कि मान लीजिए कि एक पर्वत जिसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है, ये बहुत ऊंचा पर्वत है, लेकिन लगातार इसका इरोजन, वेदरिंग, इरोजन होगा, इसमें हवाएं आकर के भी लगेंगी,
इसमें पानी आकर के भी लगेगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी चीजें होंगी। तो धीरे धीरे ये पर्वत जो इतने बड़े आकार का था, एक समय आने के बाद ये पर्वत सीधा होता चलाएगा और छोटा होता चलाएगा। तो इसी पर्वत को दोस्तों हम रेसिडुअल माउंटेन कहेंगे। और ये सभी पर्वतों के साथ होता है। दुनिया भर में जितने भी पर्वत आज आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आज हमें हिमालय पर्वत इतना बड़ा दिखाई देता है, एक समय के बाद करोड़ों अरबों सालों के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो पर्वत का विकास रुक जाएगा, प्लेटों की सीमाएं रुकेंगी, और तब जाकर के आप देखोगे कि धीरे धीरे उस पर्वत की हाइट कम होगी। जैसे हम इसमें सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, पहले एक डायग्राम के द्वारा समझिए और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये इस तरीके का पर्वत है, वैसे ये पर्वत है और बीच में ये घाटियां हैं। तो अभी ये पर्वत आपको ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे इनमें आप देखिए इरोजन और वेदरिंग हो रहा है, ये पर्वत छोटे हो जाएंगे। तो जैसे ही ये पर्वत छोटे हुए, ये रेसिडुअल माउंटेन बनेंगे। फिर बहुत समय के बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो प्लेन बनेंगे। इसके उदाहरण क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का अरावली पर्वत। इंडिया में जो अरावली माउंटेन है, जो राजस्थान गुजरात वाले इलाके में पाया जाता है, वो कहा जाता है कि उतना ही ऊंचा था जितना आज हिमालय पर्वत है, लेकिन आज उसकी हाइट बहुत कम हो चुकी है दोस्तों। और इसीलिए इस पर्वत को अब हम रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, अब हम इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक इसी तरह नीलगिरी की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां और राजमहल की पहाड़ियां भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अमेरिका में एक मैसा और बूटे पर्वत हैं। स्पेन में एक सियरा पर्वत है। कंफ्यूज मत होइएगा, सियरा नेवेदा जो पर्वत है वो अमेरिका में है, और सिर्फ सियरा कहा जाए तो वो स्पेन में आता है। और ये सभी अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने भी पर्वत आपने समझे, सभी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गई होगी। फोल्ड माउंटेन कन्वर्जेंट अभिसारी गति से बनते हैं जब दो प्लेटें टकराती हैं। ब्लॉक माउंटेन जो है वो जब बनते हैं जब प्लेटें या चट्टानें दूर दूर जाती हैं। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के फटने से बनेंगे। और अवशिष्ट पर्वत बहिर्जात बलों की वजह से बनते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं, अपर्दन अपक्षय इन सभी की वजह से। पर्वतों के नाम भी याद रखिएगा। वलित पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है और सबसे युवा पर्वत है। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वही दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन भी होते हैं दोस्तों, और वही दुनिया के यंग माउंटेन भी हैं। जैसे हिमालय के बारे में हमेशा आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि हिमालय एक युवा वलित पर्वत है, सबसे ऊंचा युवा वलित पर्वत है। हिमालय इज द हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है। तो हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प, ये सारे वलित पर्वत हैं। फिर हमने ब्लॉक माउंटेन की बात की, सियरा नेवेदा जो अमेरिका में आता है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में आता है, वासजेस पर्वत जो फ्रांस में आता है, और भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा। ज्वालामुखी पर्वतों में आप जाएंगे तो साउथ अमेरिका में ओजस डेल सेलाडो मिलेगा, कोटापैक्सी, एकांकागुआ, ये पर्वत देखने के लिए मिलेंगे। जापान में फ्यूजियामा पर्वत देखने मिलेगा। भारत में नारकोंडम और बेरन दो द्वीप हैं जहां पर छोटी छोटी आकृतियां देखने मिलेगी। ठीक है। हवाई द्वीप में जो मोनालोआ करके एक पर्वत है वो पूरा का पूरा ज्वालामुखी पर्वत देखने मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह हमने पर्वतों के प्रकारों की चर्चा कर ली। तो देखिए, हम हिमालय को पढ़ना शुरू किए हैं और ये हमारा पहला टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया वो है पर्वतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउंटेन। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टॉपिक की, और हिमालय के बारे में अब हम एक सामान्य जानकारी लेंगे। यहां पर सिर्फ हमें यह समझना है कि हिमालय कहाँ स्थित है और बहुत बेसिक बातें। फिर हिमालय की डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। फिलहाल बस आप इसकी लोकेशन को ध्यान से समझो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान देना दोस्तों। तो हिमालय पर्वत अगर आप पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो पूरी दुनिया के हिसाब से आप कहेंगे कि सर ये एशिया में स्थित है। एशिया में भी कहां पर है? तो ध्यान से देखिए, तो ये साउथ एशिया में आता है। खास तौर पर देखेंगे तो ये दक्षिण एशिया में स्थित
दक्षिण एशिया में है। और जब आप भारत के संदर्भ में बात करेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो भारत में कहां पर है? तो आप कहेंगे सर कि भारत के उत्तर में, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में ये पर्वत है। भारत में कहां से कहां तक फैला है? तो भारत में इसकी शुरुआत आप देखिए, अब ये जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब ये लद्दाख रहा। तो लद्दाख से शुरू होकर के कहां तक जा रहा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी 11th क्लास के हिसाब से लगभग लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबा है। ऑलमोस्ट ये 2500 किलोमीटर लंबा है। वहीं हिमालय की चौड़ाई को अगर आप देखेंगे, इसकी विड्थ की बात करेंगे, तो ये भी आपको दिखाई देगा कि जो इसका पश्चिमी इलाका है, यहां पर हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। लगभग लगभग 400 किलोमीटर यहां पर विड्थ देखने मिलेगी। यही हिमालय का चौड़ाई सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर जाएंगे, तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ आएगी। दोस्तों, हिमालय के बारे में दो बातें हमने अभी डिस्कस की कि हिमालय जो है वो दुनिया का सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट है। 6000 मीटर के आसपास इसकी लगभग जो है वो एवरेज औसत ऊंचाई निकल करके आती है। हिमालय के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि दोस्तों, हिमालय जो है वो एक दुनिया का युवा वलित पर्वत है। इट इज द यंग फोल्ड माउंटेन। बिल्कुल युवा वलित पर्वत है हिमालय। कैसे बना? तो हम जानते हैं कि जब इंडियन प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट के साथ हुई, तो उसी के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। अगली बात जो हिमालय के बारे में आपको देखनी है कि अगर इसका आकार देखेंगे, शेप देखेंगे, तो ये दोस्तों एक आर्क का शेप बनाता है। ये एक चापाकार बनाता है, चाप का आकार बनाता है। और कई किताबों में इसे धनुषाकार भी कहा गया है, इसे बो शेप्ड भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि आप इसका आकार देखिए तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, इस तरह। तो ये चापाकार कहलाता है, ये आर्क शेप कहलाता है। तो ये हिमालय के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया में है और भारत में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची युवा वलित पर्वतमाला है। और ये भी अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर के कि हिमालय का जो हिस्सा नेपाल में है, तो यहीं पर दोस्तों स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। 8850 मीटर ऊंची ये पीक है, जो लगातार ऊंचाई लेती ही जा रही है। ठीक है। अच्छा, हिमालय के बारे में इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया, अगर कोई आपसे पूछे कि हिमालय की चौड़ाई कहां पड़ जाता है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो इसका पश्चिमी इलाका है, वेस्टर्न इलाका है, वहां पर इसकी विड्थ, वहां पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी इलाके में चौड़ाई कम है। दिस इज क्लियरली विजिबल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमालय का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत है, वो हिमालय के मध्य भाग में मिलती है। और खास तौर पर नेपाल वाले भाग, सिक्किम और नेपाल वाला जो इलाका है, यहां आपको सबसे ऊंचाई वाली चीजें मिलती हैं। तो स्टेटमेंट बन जाते हैं यहीं से कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पश्चिम में मिलती हैं। ना ना ना, सबसे ऊंची चोटियां मध्य हिमालय में मिलती है दोस्तों। ठीक है, और कुछ बातें समझते जाइए। निर्माण कैसे हुआ, तो इसकी चर्चा तो हम बहुत डिटेल में करने ही वाले हैं, दैट वी विल डिस्कस। ओके, दूसरा ये धनुष आकार का है या चापाकार इसकी आकृति है। इसकी चौड़ाई हमने आपको बता दी और इसकी औसत ऊंचाई याद रखिए और देश याद रखिए। देश जरा आप खुद मैप में देख लीजिए, देशों को लेकर के अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं। ठीक है, पर इसका थोड़ा सा इलाका अफगानिस्तान में भी है, बहुत बहुत माइनर सा जो इलाका है वो अफगानिस्तान में जाता है, कई बार इसे काउंट नहीं भी करते। फिर पाकिस्तान में इलाका है, फिर आप देखेंगे भारत है, फिर चीन है,
फिर नेपाल है दोस्तों, भूटान है, म्यांमार है, तो इन देशों में ये फैला हुआ है। कई किताबों में अफगानिस्तान का इंक्लूजन नहीं है, और सच बताऊं तो ये वेरी करता है। कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे आए जहां अफगानिस्तान को कंसीडर किया गया, कुछ क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया गया, तो ये बड़ा ही क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस। तो ये है दोस्तों हिमालय की सामान्य जानकारी, हिमालय के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्लास के आखिरी हिस्से की ओर हम चलते हैं। और अब हमें चर्चा करनी है दोस्तों कि आखिरकार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, हिमालय के निर्माण के लिए दो अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं, दो अलग अलग थ्योरी दी जाती है। एक सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। अब इन दोनों ही थ्योरी में जो एक कॉमन बात यह है कि ये दोनों थ्योरी एक बात पर तो अग्री करती हैं कि हिमालय का निर्माण अवसादों से हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन सेडिमेंट से हुआ है। और एक सागर है जो जिसका नाम है टेथिस, अब तो ये नहीं है पर पहले हुआ करता था। तो टेथिस नाम का एक सी है, और टेथिस सी में जितने भी सेडिमेंट थे, टेथिस सागर में जितने भी अवसाद थे, उन्हीं से हिमालय का निर्माण हुआ है। एक और बात पर जो ये सिद्धांत अग्री करते हैं, खास तौर पे प्लेट टेक्टोनिक, तो प्लेट टेक्टोनिक ये भी बताएगा आपको कि हिमालय के जो अलग अलग हिस्से हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु शिवालिक, तो ये इसी क्रम में बने हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, फिर महान हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक हिमालय बना। ये देखिए दोस्तों, ये जो इलाका है ना, ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, परेशान मत होना। ये जो इलाका है ये बेसिकली ये इलाका, तो ये ग्रेटर हिमालय कहलाता है, अब इसमें दिखेगा नहीं। फिर ये देखिए दूसरा वाला जो इलाका है ये लेसर हिमालय है, और ये जो है ये आउटर या शिवालिक हिमालय, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब इस ये बात समझना है, अभी अभी मैंने बस आपको एक आइडिया दिया कि ये दो सिद्धांत हैं, एक प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है और एक जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, और दोनों इस बात पर अग्री करते हैं कि हिमालय के फॉर्मेशन में टेथिस के अवसादों का योगदान है, टेथिस के सेडिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए एक एक थ्योरी को समझते हैं, फिर हिमालय के डिवीजन को समझते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ कोबर के बारे में बात करेंगे, और फिर जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे। चलिए तो कोबर के सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी क्या कहता है। तो पहले आपको एक शब्द समझना होगा, और वो शब्द है भूसन्नति। इंग्लिश में ये शब्द है कि आखिरकार जियोसिंक्लाइन क्या है। पहले कोबर के बारे में बता दें तो इनका पूरा नाम लियोपोल्ड कोबर है, और ये ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक है। ऑस्ट्रिया दोस्तों जो यूरोप में आता है, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो जर्मन भाषा में हैं। और इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जो वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित है, जो फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, और उसी थ्योरी को जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। तो कोबर साहब ने एक स्थिर सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि क्या होता है जब दो प्लेटें आपस में पास आ रही होती हैं। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, हम जान रहे हैं, और ये एक प्लेट है इंडियन प्लेट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रहा हूं, इस तरह लिख रहा हूं कि ये एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, और यहां पर एक प्लेट है इंडियन प्लेट, इस तरह हम लिख रहे हैं। तो कोबर साहब ने एक बात कही कि जब दो प्लेटें आसपास आ रही होती हैं तो बीच में ये जो इलाका है यहाँ पानी होता है, जनरली यहाँ पर वाटर होता है। ठीक है, ये निचला इलाका है, ये बहुत ही शैलो इलाका है, ये उथला इलाका है। और इस इलाके में क्या होता है कि इस इलाके में दोनों प्लेटों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में अवसाद आते रहते हैं, दोनों ही प्लेटों से सेडिमेंट आते रहते हैं। तो दोस्तों कोबर साहब के हिसाब से ये जो दो बड़े स्थल खंडों के बीच में उथला हिस्सा होता है,
इसी हिस्से को उन्होंने भूसन्नति का नाम दिया, इसी हिस्से को उन्होंने जियोसिंक्लाइन का नाम दिया। डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक ए हिस्सा है बड़ा वाला और यहां पर ये दूसरा बड़ा हिस्सा है, और इसके बीच में आप देखिए तो ये उथला इलाका है, निचला इलाका, जिसे ये एलोंगेटेड कहते हैं। तो ये जो निचला इलाका है इसी को इन्होंने जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति का नाम दिया। कोबर साहब ने यह कहा कि ये जो भूसन्नतियां हैं इन्हीं की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है, इन्हीं की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, और खास तौर पर इनकी वजह से फोल्ड माउंटेन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो इन भूसन्नतियों को इन्होंने कह दिया है क्रेडल ऑफ माउंटेन। इन्होंने कहा है कि ये जो भूसन्नतियां हैं ये पर्वतों का पालना है। क्या है दोस्तों? पर्वतों का पालना है। तो मुझे ये बताओ, पहले जियोसिंक्लाइन समझ में आया? बहुत बेसिक सी चीज है कि यहां पर एक भूखंड है और यहां पर एक भूखंड है, और बीच में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, आप और कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो एक भूखंड ये है, एक भूखंड ये है, और बीच में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा कहलाएगा जियो सिंक्लाइन। अब इसमें होगा क्या, इससे पर्वत कैसे बनेंगे ये समझना जरूरी है। तो कोबर साहब ये कहते हैं कि देखिए यहां पर जो इलाका है यहां पे भी कुछ नदियां आएंगी और वो नदियां जाकर के यहां पर गिरेंगी, और यहां पर भी जो इलाका है यहां से भी नदियां आएंगी, वो यहां आकर के गिरेंगी। और जब एक नदी अपने साथ पानी लेकर के आती है तो सिर्फ पानी नहीं होता, उसके साथ साथ उसमें कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, रेत होती है, और इन्हीं को मिला करके हम सेडिमेंट का नाम देते हैं। इन्हीं को दोस्तों हम अवसाद कहते हैं। तो कोबर साहब ने कहा कि जब ये नदियां यहां पर आएंगी तो अपने साथ अवसाद भी लेकर के आएंगी, सेडिमेंट भी लेकर के आएंगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसको आप एक पेपर की सहायता से मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि, एक सेकंड दीजिए, मैं एक पेपर लाता हूं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। इसको समझिए, जैसे एक ये इलाका है, एक ये इलाका है, और बीच में दोनों से नदियां आ रही हैं। नदियां जब आती जाएंगी तो यहां पर अवसाद बनते जाएंगे, सेडिमेंट का फॉर्मेशन होगा, और ये सेडिमेंट क्या करेगा, इनको और दबाएगा दबाएगा दबाएगा, और ये आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है दोनों की तरफ से। आप देखेंगे दोस्तों कि कंप्रेशनल संपीडनात्मक बल लग रहा है, और इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनेगा। बहुत अच्छे से डायग्राम में देखो, डायग्राम में आप देखो कि यहां पर ये शुरुआत है, तो यहां से कुछ नदियां आ रही हैं और यहां से नदियां आ रही हैं, और ये देखिए अभी सिर्फ इतने से अवसाद हैं। अब ये नदियां लगातार आ रही हैं और प्लेटें पास में आ रही हैं, क्योंकि यहां से और यहां से दोनों तरफ से प्लेटें पास में आ रही हैं, कंप्रेशनल फोर्स है। अब आप आगे और देखो, इसमें अवसाद और बढ़ते जा रहे हैं। पहले इतने से अवसाद थे, अब आप देखो इतने सारे अवसाद हो गए, कंप्रेशनल फोर्स और लग रहा है। तो जब ये फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो अवसाद है ये आपस में सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ करके पर्वतों का रूप ले लेगा। सीधी सी बात है ना, यहाँ पर आप एक ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा सामान बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ से आप चीजों को पास में ला रहे हो और पास में ला रहे हो और पास में, तो ये सामान क्या होगा, इतना पास में ले आओगे तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर उठ जाएंगी, जिससे पर्वत का निर्माण हो गया। तो इन्होंने हिमालय के बारे में ये थ्योरी दी, इन्होंने रॉकी एंडीज के बारे में भी यही थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि देखिए साहब यहां पर यूरेशियन प्लेट है, यहां पर इंडियन प्लेट है, दोनों ही प्लेटों में संपीडनात्मक बल काम कर रहा है, कंप्रेशनल फोर्स काम कर रहा है। अब यहां से कुछ नदियां आ रही हैं, ठीक है, पेन कहां गया, यहां से कुछ नदियां आ रही हैं और ये नदियां अपने साथ अवसादों को लेकर के आ रही हैं, और यहां से भी कुछ नदियां हैं और ये नदियां अपने साथ अवसादों को लेकर के आ रही हैं। तो बीच में यहां पर सिर्फ पानी नहीं रहेगा, यहां सिर्फ वाटर नहीं होगा, वाटर के साथ साथ यहां पर बहुत सारे सेडिमेंट भी होंगे, और इस उथले इलाके को जो दो प्लेटों के बीच में है, जहां पर पानी है, जहां पर सेडिमेंट है, इसको
कोबर ने नाम दिया कि ये टेथिस जियोसिंक्लाइन है, ये टेथिस भूसन्नति है। फिर उन्होंने कहा कि जब ये प्लेटें और पास में आएंगी तो ये जो अवसाद हैं इनमें कंप्रेशन हो गया और कंप्रेशन होकर के ये इस तरह से ऊपर उठ गए। तो ये है कोबर महोदय का भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर साहब की जियोसिंक्लाइन थ्योरी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत डीपली आपको समझ में आया, बट एटलीस्ट मैं समझ रहा हूं कि एक बेसिक आइडिया जियोसिंक्लाइन के बारे में हो गया होगा। तो देखिए, जियोसिंक्लाइन की परिभाषा क्या है? भूसन्नतियां लंबे, सकरे और उथले जलीय भाग हैं जिनमें निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है। जियोसिंक्लाइन आर elongated and shallow depression on earth which get huge sediment। डिप्रेशन क्यों? क्योंकि ये हिस्सा निचला है। अच्छा, एक बात आपको यह भी समझनी होगी कि सर ये चीजें बनी कैसे। तो कोबर ने इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया। कोबर ने कहा कि साहब, जब हमारी पृथ्वी बनी तो उस समय हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, हमारी पृथ्वी बहुत हॉट थी। और जब हमारी पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई, इसमें कूलिंग होना शुरू हुई, तो कुछ इलाके ऊपर उठे रह गए जबकि कुछ इलाके नीचे धस गए। कुछ इलाकों में राइज आ गया, ठीक है, और कुछ इलाके डिप्रेस हो गए। ठीक है, तो ये डिप्रेशन बन गया अर्थ पे। और फिर यहीं से जो इलाके ऊपर उठे हुए थे, इन्हीं इलाकों से बहुत सारा मलबा, बहुत सारा अवसाद इन डिप्रेशन में या निचले इलाकों में पहुंचता गया। और जब ये आसपास आना शुरू हुए, जब इनमें गति हुई प्लेटों में, तो यही मलबा जो बीच में आया हुआ था, यही मलबा ऊपर उठ गया और यहां पर वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो कोबर साहब ने ये जो पूरी थ्योरी है ना, उन्होंने एक किताब लिखी थी जर्मन भाषा में, और किताब का नाम था देर बाउ देर एरिदे। ठीक है, अब किताब का नाम याद नहीं रखना है, पर इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें ये थ्योरी बताई थी। इन्होंने कहा कि एशिया में टेथिस सन्नति थी, नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन भूसन्नति है, ग्रेट ब्रिटेन में कैलिडोनियन भूसन्नति है। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। थ्योरी को मैंने बता दिया कि कोबर ने इन्हें पर्वतों का पालना कहा, क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा। हिमालय के लिए मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस नाम की भूसन्नति थी। इसमें अवसादों का निक्षेपण होता रहा, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट होता रहा, अंततः संपीडनात्मक बल लगा, कंप्रेशनल फोर्स लगा और हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है दोस्तों कोबर साहब का भूसन्नति सिद्धांत। यहां भी आप देख सकते हो वही चीज है जो यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इस क्लास में हमने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया। देखो दोस्तों, ये जो क्लासेस है ना, ये कंसेप्चुअल क्लासेस हैं, और कंसेप्ट अगर आप सीख जाओगे ना, तो जब आप हिमालय के निर्माण को समझ जाओगे तो हिमालय की विशेषताएं आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। जैसे एक बात जो आपके दिमाग में फिट आप कर लेंगे कि यार हिमालय बन कैसे रहा है, तो यहाँ पर टेथिस सागर है और टेथिस सागर के अवसाद हैं। जो टेथिस सी बीच में क्रिएट हुआ, उसमें जो अवसाद मिले, उनमें जो सेडिमेंट बने, उनसे हिमालय बना। तो यहीं से कितनी लॉजिकल बात, कितनी ऑब्वियस बात पैदा होगी कि यार अगर हिमालय अवसादों से बना है, मतलब यहां अवसादी चट्टानें होंगी, मतलब यहां सेडिमेंट्री रॉक होगी। और जो अवसादी चट्टानें, अच्छा अवसाद क्या है? तो अवसाद की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि रेत, कंकड़, बालू, पत्थर, ये चीजें सेडिमेंट कहलाती हैं। और जब ये चीजें आपस में मिल जाती हैं तो इन्हीं से अवसादी चट्टान बनती है, इन्हीं से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। अब मुझे ये बताओ कि जिस चट्टान में बालू, ये सारी चीजें हैं, वो कठोर होगी या मुलायम होगी? तो आप कहोगे सर ये तो मुलायम होगी। तो यहीं से लॉजिक बनेगा कि हिमालय में मैक्सिमम जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अवसादी हैं और वो सारी मुलायम चट्टानें हैं। और जब चट्टान मुलायम होगी तो वो आसानी से टूटेगी, तो वहां ज्यादा भूस्खलन देखने मिलेगा आपको, वहां ज्यादा लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलेगा हिमालय वाले रीजन में। जब भूकंप आएंगे तो वहां ज्यादा तबाही होगी क्योंकि मुलायम चट्टानें हैं, मुलायम चट्टानों में कंपन ज्यादा फील होगा तो ज्यादा नुकसान भी होगा। तो कंसेप्ट को आगे जोड़ते जाएंगे ना, चीजें याद नहीं करना पड़ेगा।
जाएगा। एक बेसिक कंसेप्ट से आप चीजों के बारे में बहुत सारी बातें बता दिया करोगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी दोस्तों। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे कंटेंट थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा देखना है, क्या चीजें क्या नहीं है। तो परसों आपकी क्लास होगी, ठीक है। और परसों हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हिमालय के फॉर्मेशन को देखेंगे और फिर हम चीजों को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, चीजों को लगातार रिवाइज करते रहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि दोस्तों, अनअकैडमी पर अभी मेरा आधुनिक भारतीय इतिहास का कोर्स चल रहा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। यहाँ पर हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसमें हमें क्रांतियों की चर्चा करनी है। हम चैप्टर नंबर 5 उसमें शुरू करेंगे, ठीक है। जहां हम 1857 की क्रांति की चर्चा करेंगे, किसान और जनजातीय क्रांतियों की चर्चा करेंगे। तो वहां से वो टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम मिडेवल और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। फिर हम एमपी की हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं। ये वो सारे विषय हैं जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट हैं ये मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब टिपिकली मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम वहां पर पढ़ रहे हैं। ऑल दो हिस्ट्री को मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजें कवर हो जाए। आंसर राइटिंग के 7 क्लासेस हैं, मतलब मैं क्लास में ही आपको बहुत सारे प्रश्न देता हूं और उसके उत्तर आपको लिखने होते हैं खुद, ठीक है। आगे बढ़े, इसके अलावा एक बैच भी लॉन्च हुआ है। अभी 13 जुलाई को एक बैच लॉन्च हुआ है। एक फिर बैच लॉन्च है जिसमें मैं आगे जाकर के मिडेवल और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मेरी क्लासेस होंगी 20 अगस्त से, इसमें मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बाकी बैच 13 जुलाई से शुरू हो रहा है और उसमें बहुत अच्छे टीचर्स की टीम है। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरा कोड याद रखिएगा SG लाइव, क्योंकि अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 2 साल का सब्सक्रिप्शन है तो वो 16,499 रुपए का है, लेकिन जैसे ही यहाँ आप मेरा कोड SG लाइव लगाते हैं 10% का ऑफ होके 14,849 में 2 साल का कोर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसके प्राइजेस आपको यहाँ याद रखने हैं। 14,000 रुपए है 1 साल का प्राइस, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये कुछ चीज़ें जैसे करंट PDF नोट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी परसों। बहुत अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए और चीज़ों को समझते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, लेट्स क्रैक इट।